हमास के खिलाफ इजराइल की जंग का आज 31वां दिन है। एक महीना पूरा हो चुका है। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक गाजा और वेस्ट बैंक में मरने वाले फिलिस्तीनियों का आंकड़ा लगभग 10,000 के करीब पहुंच चुका है। लेकिन वहीं अपने देश की रक्षा के लिए 144 इजरायली सैनिकों ने भी अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन हमास जहां इसे अपने लोगों के लिए सबसे बड़ा जिहाद बता रहा है, वहीं फिलिस्तीन के नाम पर उसका समर्थन करने वाले इजराइल को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और मुसलमानों का सबसे बड़ा हत्यारा बता रहे हैं। लेकिन आज इस रणभूमि में हम आपको सच बताएंगे, तथ्य और आंकड़े बताएंगे। इजराइल को बच्चों का कातिल और युद्ध अपराधी बताया जा रहा है, न केवल हमास के आतंकियों द्वारा बल्कि फिलिस्तीन की वकालत करने वाले लोग जो पश्चिमी देशों में रहते हैं वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि यह केवल एक प्रोपेगेंडा एक तरह से क्रिएट किया जा रहा है। मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल क्या इजराइल है? क्या सबसे बड़ा दुश्मन असल में इजराइल है, या मुसलमानों के सबसे बड़े कातिल और सबसे बड़े दुश्मन आंकड़ों के जरिए जो हम आपको दिखाएंगे वो आपको दिखाएगा और इस्लामिक देश है? गाजा में फिलिस्तीनियों को जंग में झोंककर उनकी जान का सौदा करने वाले हमास के नेता कहां हैं? वो क्यों 5 स्टार होटलों जैसे बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में खुद दूर रह रहे हैं, मौज मस्ती में रह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को मौत की आग में झोंक रहे हैं? फिर ईरान की बात कीजिए या सऊदी अरेबिया की बात कीजिए या सीरिया की बात कीजिए, क्या स्थिति है जब इन्होंने युद्ध लड़ा और मुसलमानों के खिलाफ, उसके क्या आंकड़े हैं? हम आपको वो भी इस रणभूमि में आपको दिखाएंगे और आप ये आंकड़े देखिए और खुद इसका अंदाजा आप लगाइए। इस वक्त ग्राउंड जीरो में इजराइल की सेना ऑपरेशन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकियों ने बड़ा हमला किया था। न केवल 1400 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया, बहुत बेरहमी से उनकी हत्या की, 250 के करीब लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इजराइल जड़ से हिल गया, जवाबी कार्रवाई शुरू की इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए। जमीनी स्थिति देखिए, किस देश ने कितने मुसलमानों की हत्या की, और हम आपको इतिहास में नहीं ले जा रहे हैं, हाल के वर्षों में देखिए। अभी तक की अगर बात की जाए, इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जो ऑपरेशंस किए हैं उसमें लगभग 10,000 यानी 9,914 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब आप इतर से आइए, 2015 का हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। चलिए मैं आपको इसके जरा निकट से दिखाता हूं। आपको याद है 2015 में गृह युद्ध हुआ था, यमन में जो गृह युद्ध हुआ था, सऊदी अरेबिया ने काउंटर अटैक उसमें बहुत स्ट्रांगली किया था। उसमें क्या हुआ था? 1,50,000 यमन में मुसलमान वहां पर मारे गए थे। वहां आंकड़ा है 9,000, यहां आंकड़ा था 1,50,000। एक आंकड़ा मैं आपको और दिखाता हूं। 9 देशों का गठबंधन यहां पर शामिल था यमन में, जिसने हस्तक्षेप किया, और जो युद्ध उसके बाद हुआ 1.5 लाख मुसलमान मारे गए उसमें। सीरिया में बशर अल असद ने जब वो एक तरह से आइसिस के खिलाफ, इस्लामिक स्टेट या दाइश के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया था, एक तरह से सिविल वॉर शुरू हो गई थी। न केवल इराक का मोसुल का इलाका, बल्कि वो उन दिनों राका की बात बहुत ज्यादा आती थी कि राका एक तरह से आइसिस का हेडक्वार्टर्स बन गया था। वहां अंधाधुंध बमबारी की गई, गोलाबारी की गई, कई देशों की सेनाएं वहां भी जुटी, ऑपरेशंस आइसिस के खिलाफ वहां भी जबरदस्त किए गए। मरने वालों का आंकड़ा आपको मालूम है क्या था? जी हां, 1 या 2,000 नहीं, 1 या 20,000 नहीं, 2 लाख। 2 लाख मुसलमान मारे गए थे इस ऑपरेशन में। लेकिन क्या किसी मुसलमान देश ने इस तरह से ऑपरेशन किया, यह कहा कि इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है? अच्छा, एक देश की हम और अभी चर्चा करते हैं। हम आपको तुर्की के बारे में बताते हैं। पिछले ही दिनों तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अपनी संसद में कहा था कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, हमास मुजाहिदीनों का संगठन है जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, तुर्की नेटो का सदस्य है, अर्दोगन इस तरह की बातें कर रहे हैं। 1400 बेगुनाह लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने अपने ही देश में क्या किया? यह तुर्की का एक एयरबेस है, उस एयरबेस पर जब उन्हीं के देश के लोगों ने जब धावा बोला तो किस तरह से, यह देखिए, यह तुर्की की सेना ने यहां किस तरह के ऑपरेशन किए।
यहां उन्हें आजादी की लड़ाई नहीं नजर आई, यहां उन्होंने बिल्कुल हार्ड एक्शन लिया, आयरन फिस्ट का काम किया। अपनी सियासत तो लोग चमका रहे हैं, लेकिन आतंक को आतंक नहीं कह रहे हैं लोग। यह सबसे बड़ा यहां प्रश्न उठता है। यह तस्वीर चौंकाने वाली है, इसलिए नहीं कि तुर्की में नाटो का एयरबेस है, यहां अमेरिकी सैनिक रहते हैं और फिलिस्तीन के समर्थक और इजराइल के विरोध में यहां जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। यह तस्वीर इसलिए भी चौंकाने वाली है कि तुर्की के सुरक्षाकर्मी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। फिलिस्तीनी समर्थक उपद्रवियों के आगे हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। असल में जब तक आतंकवाद दूसरे देश में हो रहा है तब तक आतंकवादी मुजाहिदीन होता है, लेकिन जैसे ही अपने देश में पत्थर बरसने लगते हैं, सैन्य ठिकानों पर चढ़ाई शुरू होती है, वैसे ही अर्दवान जैसे नेताओं को अपनी दुकान खतरे में नजर आने लगती है। अर्दवान 2014 के बाद से तुर्की के राष्ट्रपति हैं और अपनी कट्टर इस्लामी छवि को भुनाकर दूसरी बार भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन आतंक की आग देश में न फैले तभी कुर्सी बची रहेगी। ये तो एयरबेस है जहां लड़ाकू विमानों का 57 अभेद्य शेल्टर। अमेरिका और तुर्की के लड़ाकू विमान मैदान में रहते हैं, लेकिन उपद्रवियों के हमले में सबसे बड़ा खतरा यहां रखे लगभग 50 परमाणु बमों को था। इतने संवेदनशील एयरबेस पर उपद्रवियों का हमला तुर्की में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पहुंचने से कुछ घंटे पहले हुआ था। अगर उपद्रवी परमाणु बमों तक पहुंच जाते तो अर्दवान तय करने के काबिल नहीं रहते कि हमलावर मुजाहिदीन था या आतंकवादी। आज तक ब्यूरो। फिलिस्तीनी लोग वहां पर मर रहे हैं, मरने वालों की संख्या लगभग 9,900 हो गई है, लेकिन हमास के नेता कहां है? हमास के नेता और उनके परिवार कहां है? वो क्यों 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं, कोई कतर में तो कोई और देशों में, अपनी दौलत लगातार बढ़ा रहे हैं और उनकी दौलत नई ऊंचाइयां छू रही है। फिलिस्तीन में लोग गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, मरने मारने पर तुले हैं। हमास के नेता खालिद मशाल का आपने नाम सुना है? उनके बारे में हम आपको सुनाते हैं। खालिद मशाल वही है जो केरला में भी एक भाषण देने वहां पहुंच गए थे और केरला में लोगों से बोल रहे थे कि सड़कों पर उतरो और जुलूस निकालो। रूस, अफगानिस्तान, वियतनाम में ये कह रहे हैं खालिद मशाल कि जब रूस और अफगानिस्तान और वियतनाम में लाखों लोग मरे तो फिलिस्तीनी अलग क्यों हो, मरने दो लाखों को, यह जिहाद है। और रणभूमि में हम आपको बताएंगे कि खालिद मशाल के पास कितने करोड़ों रुपए हैं, कितने बिलियन डॉलर उनके पास है। दरअसल फिलिस्तीन में चाहे नौजवान हमास के लिए इजराइल से जंग लड़ते हुए मारे जाएं या फिर वो भूख प्यास और बीमारी से मर जाए, हमास के नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है। हमास का जो सालाना टर्नओवर है, सोचिए एक आतंकी संगठन का सालाना टर्नओवर $1 बिलियन है। इसके बावजूद 12% बच्चे गाजा पट्टी में दूषित पानी पीने से दम तोड़ देते हैं। गाजा के लोग जहां बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हुए मर जाते हैं, वहीं हमास के नेता मदद के नाम पर मिलने वाला पैसा उससे अपनी जेबें भर लेते हैं। ये गाजा में रहते तक नहीं है, वहां के लोगों पर राज करते हैं रिमोट कंट्रोल से। इनके पास इतना पैसा है कि एक नहीं, दो नहीं, 3-3 देशों में इन्होंने पैसा लगा रखा है। मिस्र में, खाड़ी के देशों में अलग अलग जगह उनके बैंक के खाते हैं जिनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं इनके पास। इस बीच फिलिस्तीनी सरकार के सलाहकार और हमास विरोधी नेताओं ने इन नेताओं की किस तरह वेस्ट बैंक में पोल खोलकर रख दी, आप खुद सोचिए। ये फिलिस्तीनी लोग हैं जो हमास के खिलाफ अब खुलकर बोल रहे हैं। ये फिलिस्तीनी लोग ही हैं जो हमास को अब बेनकाब कर रहे हैं, बेपर्दा कर रहे हैं, किस तरह से मौत का खेल खेल रहे हैं, खुद अरबों डॉलर कमा रहे हैं। हम आपको एक आंकड़े देंगे। फोर्ब्स पत्रिका ने खबर दी है कि जो हमास का नेता है खालिद मशाल की कुल संपत्ति इस समय आज की तारीख में खालिद मशाल के पास जी हां $5 बिलियन है। खालिद मशाल की संपत्ति $5 बिलियन हो चुकी है फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक। इस्माइल हानिये
इस्माइल हानिये को बारे में हमास के लोग तो इसे एक तरह से अपना मेन लीडर मानते हैं। इस मेन लीडर की आय $4 बिलियन, $4 बिलियन है। गाजा पट्टी में लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनके पास दवाइयां नहीं है। गाजा पट्टी में पीने का पानी नहीं है। गाजा पट्टी में बिजली नहीं है। इन लोगों ने जनरेटर नहीं लगाए वहां पर, इन लोगों ने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स नहीं लगाए वहां पर, अपनी जेबें भरी और सुरंगें बनाई। अबू मजरूक $3 बिलियन, कहां से आते हैं इनके पास इतने पैसे? क्या ये कमाते हैं? क्या इनकी कोई आय का साधन है? आतंक इनकी आय का साधन है। गाजा से दूर रहते हैं, ऐशो आराम में। कोई कतर में रहता है तो कोई मिस्र में अपने बैंक के अकाउंट खोलता है, कोई ईरान जाके रहना चाहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इनके पास इतने पैसे आते कहां से है? ईरान से जो फंडिंग होती है वो $70 मिलियन की होती है। 70% पैसा इनका ईरान से आता है। सुरंगों के जरिए, स्मगलिंग के जरिए गाजा में पैसा आता है। 20% टैक्स हमास लेता है। वो फिलिस्तीन प्रवासियों से भी पैसा लेता है। 2002 में जब तुर्की में एर्दोगन सत्ता में आए तो उन्होंने भी हमास की फाइनेंशियल मदद की। इन पैसों से सुरक्षा का इंतजाम करने के बजाय हमास सुरंगें बनाता है। मानवता के नाम पर मिलने वाली मदद नेता हजम कर जाते हैं। यह सच्चाई है हमास की, और यह फिलिस्तीन के लोग अब बाहर निकल कर खुद कह रहे हैं। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या लोग यह सुनना भी चाहते हैं या फिर कोरी राजनीति हो रही है? इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि हमास ने एक और अस्पताल के नीचे किस तरह अपनी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। यही नहीं, इजरायली सेना, इजरायली डिफेंस फोर्सेस जहां नागरिकों को उत्तरी गाजा से निकालने में जुटी है, बार बार बीती रात भी उन्होंने फायरिंग में, बम्बार्डमेंट में कुछ सीज फायर किया ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर निकल जाए। वहीं हमास के आतंकी अस्पतालों और नागरिकों को ढाल बनाकर इजरायल की सेना पर अभी भी हमला कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गाजा में इजरायली सैनिकों के लिए कदम कदम पर मौत है। हमास के लड़ाके उन पर घातक वार कर रहे हैं। 300 से ज्यादा इजरायली सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद इजरायली सेना अब भी उत्तरी गाजा में फंसे फलस्तीनी नागरिकों को दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते से निकालने में जुटी है। इजरायली सेना के कमांडर लोगों से वाडी गाजा की ओर चले जाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इजरायली सैनिकों पर हमले कर हमास लोगों को निकलने से रोक रहा है। हमास के लिए फलस्तीनियों की जान इतनी सस्ती है कि उसके लड़ाके सुरंगों में लड़ रहे हैं और उसके नेता विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं।